नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से स्थापित पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड रोधी टीकाकरण में भारत जल्द ही 100 करोड़ के आंकड़े को पार करेगा। प्रधानमंत्री ने संवैधानिक पदों के प्रमुख के रूप में अपनी निरंतर यात्रा के 21वें वर्ष में प्रवेश करने पर देशवासियों का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर हिंसा की जांच के लिए 1 सदस्यीय आयोग का गठन किया। उच्चतम न्यायालय ने राज्य को कल तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा। देश में अब तक 92 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.95% हुई। नवरात्रि का पर्व आज से आरंभ। भारत की अंशु मलिक ओस्लो में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज क्वींसलैंड में। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से और शाम 7:30 बजे शारजाह में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित समारोह में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल के साथ ही देश के सभी जिलों में अब पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों ने काम करना शुरू कर दिया है। योग और आयुर्वेद की शक्ति से जिस क्षेत्र ने जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया है, वहीं से आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हुआ है। ये देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट की नई सुविधा के लिए मैं आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की सेवा करने का उनका सफर कई दशकों से चल रहा है, लेकिन 20 साल पहले आज ही के दिन उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में एक नई जिम्मेदारी मिली थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये संयोग है कि उत्तराखंड का गठन होने के कुछ ही महीनों बाद गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पदभार संभाला था। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे लोगों के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री पद तक पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने देश और उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए हमारी कड़ी मेहनत और क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा। भारत ने जो सुविधाएं तैयार की, वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। सिर्फ एक टेस्टिंग लैब से करीब 3000 टेस्टिंग लैब का नेटवर्क बनना, मास्क और किट्स के आयात के प्रारंभ हमारी जिंदगी आज निर्यातक बनने का सफर तेजी से पार कर रही है। देश के दूर दराज वाले इलाकों में भी नए वेंटिलेटर्स की सुविधाएं, मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का तेजी से और बड़ी मात्रा में निर्माण, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान, वो हमारी संकल्प शक्ति, हमारे सेवा भाव, हमारी एकजुटता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कोविड रोधी टीकाकरण में जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगा।
उन्होंने कहा कि भारत ने कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाकर पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया कि कैसे इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जा सकता है। भारत ने कोविन प्लेटफॉर्म का निर्माण करके पूरी दुनिया को राह दिखाई है कि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया कैसे जाता है। पहाड़ हो या रेगिस्तान, जंगल हो या समंदर, 10 लोग हो या 10 लाख, हर क्षेत्र तक आज हम पूरी सुरक्षा के साथ वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। इसके लिए देश भर में 1,30,000 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 6-7 वर्ष पहले तक कुछ ही राज्यों में एम्स की सुविधा थी। आज हर राज्य में एम्स स्थापित करने का काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर जिले में चिकित्सा महाविद्यालय हो। उत्तराखंड में सड़क संपर्क बढ़ाने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 धामों को जोड़ने वाली हर मौसम के अनुकूल सड़क के निर्माण का काम तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की देश की रक्षा में अहम भूमिका है। केंद्र सरकार सेवारत और पूर्व सैनिकों की जरूरतों पर ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से लेह और करगिल में स्थापित 1,000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले संयंत्रों का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री केयर्स फंड के तहत लद्दाख में स्थापित ऑक्सीजन संयंत्रों की संख्या 7 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद संवैधानिक पदों के प्रमुख के रूप में आज 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को श्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने लोगों की आधारभूत जरूरतों को पूरा करके नए युग की शुरुआत की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन के दौरान श्री मोदी ने अपने राजनीतिक सफर को याद किया था। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। The strength of our democracy छोटा बच्चा is demonstrated by the fact that a little boy who at one time used to help his father at his tea stall at the railway station is today चौथी बार addressing the United Nations General Assembly for the 4th time as Prime Minister of India. सबसे लंबे समय तक I will soon गुजरात have का spent 20 years serving my countrymen as head of government. First as the longest serving Chief Minister of Gujarat and then as Prime Minister for the last 7 years. देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं to you from my own experience. Yes, democracy can deliver. कई केंद्रीय मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए बधाई दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये 20 वर्ष गरीबों के कल्याण और अंत्योदय को समर्पित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में श्री मोदी के उत्कृष्ट योगदान की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कर्मयोगी की तरह राष्ट्र को समृद्ध बनाने की दिशा में कार्य किए हैं। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान सेवक के रूप में 20 वर्षों की उनकी जन सेवा की यात्रा, जहां निराशा के माहौल से देश को निकालकर विश्व गुरु के पद पर अग्रसर करने की रही है, वहीं उन्होंने एक कर्मयोगी के रूप में देश के जन जन को नया भारत, न्यू इंडिया के विजन को साकार करने का आत्मविश्वास भी दिया है। संवैधानिक पदों के प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री की 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर माईगॉव इंडिया राष्ट्र निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर सेवा समर्पण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। समाचार सेवा प्रभाग के स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के प्रसारित की जा रही है। आज इसकी अंतिम कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 वर्षों के सुशासन और राष्ट्र सेवा पर आधारित कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:15 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। इस हिंसा में रविवार को 8 लोगों की मौत हो गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव इस घटना की जांच करेंगे। आयोग 2 महीने में रिपोर्ट देगा। पुलिस ने कल लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास हिंसा के संबंध में कोई जानकारी है तो उसे साझा करें। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से लखीमपुर खीरी घटना पर कल तक स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। रविवार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित 3 सदस्यों को आज कोलकाता में विधायक के रूप में शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वालों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं। शपथ लेने वाले तीनों विधायक तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हैं। विपक्षी भाजपा के विधायक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से स्थापित पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड रोधी टीकाकरण में भारत जल्द ही 100 करोड़ के आंकड़े को पार करेगा। प्रधानमंत्री ने संवैधानिक पदों के प्रमुख के रूप में अपनी निरंतर यात्रा के 21वें वर्ष में प्रवेश करने पर देशवासियों का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर हिंसा की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया। उच्चतम न्यायालय ने राज्य को कल तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा। देश में अब तक 92 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.95% हुई। नवरात्रि का पर्व आज से आरंभ हो गया है। भारत की अंशु मलिक ओस्लो में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज क्वींसलैंड में और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में दिन के 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से और शाम 7:30 बजे शारजाह में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 92 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 43,09,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 20,431 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में 2,44,198 रोगियों का इलाज चल रहा है। कल 24,602 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.95% हो गई है। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 93 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि 7 करोड़ 64 लाख टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आज एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना बाबुरी गांव के निकट पर्यटकों को ले जा रही बस के एक ट्रक से टकराने से हुई। बहराइच जिले से आ रही इस बस में लगभग 70 लोग सवार थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे में मरने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी जिले के अलंकलगी गांव में मूसलाधार बारिश के कारण दीवार गिरने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से
2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मृतक परिवार को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन एजेंसी मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग परिदृश्य को नकारात्मक से प्रोन्नत कर स्थिर कर दिया है। एजेंसी ने माना है कि भारत में टीकाकरण के विस्तार से कोरोना वायरस संक्रमण का असर कम होने से आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम कम हुआ है। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने आकाशवाणी के विशेष साक्षात्कार में कहा कि भारत की सॉवरेन रेटिंग और बेहतर होने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी ने अभी उनके आउटलुक है उसको चेंज किया है नेगेटिव से स्टेबल में, और मेरा ये मानना है कि आगे और भी इसमें सुधार हो सकता है, क्योंकि जो हमारी बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में जो थोड़ी कठिनाई थी इस महामारी के पहले, उसके जो रिस्क हैं वो कम हो गए हैं और उसका जो नेगेटिव असर था वो एक्चुअली कम हो गया है। तो ये एक बहुत अहम कारण है। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। नवरात्र के साथ ही देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो जाता है। नवरात्रि के अवसर पर प्रसार भारती नेटवर्क विशेष शो, लाइव कवरेज और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। इस दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी से कई आकर्षक कार्यक्रमों सहित भक्ति और मनोरंजक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। लोग दूरदर्शन पर अयोध्या की रामलीला का सीधा प्रसारण भी देख सकते हैं। डीडी नेशनल नवरात्रि पर्व के अवसर पर फीचर फिल्म रामलला का प्रसारण कर रहा है। रामानंद सागर की रामायण पर आधारित फीचर फिल्मों की श्रृंखला में ये पहली फिल्म है जिसका प्रसारण दशहरा तक प्रतिदिन शाम 4 बजे किया जाएगा। ओस्लो में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में आज भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक का मुकाबला अमेरिका की हेलेन मोरोयूलिस से होगा। फाइनल में पहुंचने से इस प्रतियोगिता में भारत का एक पदक पक्का हो गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में दोपहर बाद 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। एक अन्य मैच में शाम 7:30 बजे शारजाह में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला वीर गाथा में सुने प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानी आज शाम परिक्रमा कार्यक्रम में। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में गुरुवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही की वीर गाथा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इसी शानदार संघर्ष की झलक। अक्टूबर भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज है, क्योंकि इसी दिन सन 1930 में महान क्रांतिकारियों भगत सिंह
राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में एक स्पेशल ट्राइब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई थी। क्रांतिकारियों की लोकप्रियता और देश भर में राष्ट्रवादी भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए ब्रिटेन सरकार ने उन पर चलाए जा रहे मुकदमे की तेजी से सुनवाई के लिए ये ट्राइब्यूनल बनाया था। वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने 1 मई 1930 को आपातकाल की घोषणा कर दी और इस मुकदमे के लिए हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों का एक विशेष ट्राइब्यूनल गठित करने का अध्यादेश जारी किया। 2 जुलाई 1930 को हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका द्वारा इस अध्यादेश को चुनौती दी गई। याचिका में तर्क दिया गया कि वायसराय को केवल कानून व्यवस्था भंग होने की शर्त पर ही अध्यादेश लाने और ऐसा ट्राइब्यूनल गठित करने का अधिकार है। लेकिन ये याचिका खारिज कर दी गई। 7 अक्टूबर 1930 को ट्राइब्यूनल ने 300 पृष्ठों का फैसला सुनाया। फैसले का निष्कर्ष ये था कि ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का दोष सिद्ध हुआ है और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। देश मेरे मेरी जान है तू। 7 अक्टूबर के ही दिन स्वाधीनता आंदोलन की वीरांगना एस.एन. सुंदरामबाल की जयंती भी है। उनका जन्म तमिलनाडु के तिरुप्पुर में आज ही के दिन 1913 में हुआ था। विनम्रता और सादगी की प्रतिमूर्ति एस.एन. सुंदरामबाल हमेशा आंदोलन में आगे रहीं। अपने नवजात बच्चे के पालन पोषण के दौरान भी उन्होंने आंदोलन में भाग लेना जारी रखा। वो सरल और विनम्र व्यक्तित्व की धनी थीं। सुंदरामबाल का जन्म तिरुप्पुर के वीरापांडी में हुआ था। उनके पिता नचिमुतु गौंडर स्थानीय नेता थे। समृद्ध परिवार से होने के बावजूद समाज सेवा और स्वाधीनता संग्राम में उनकी रुचि थी। वो कांग्रेस की जनसभाओं में शामिल होती थीं। 1928 में ऐसी ही एक सभा के दौरान महात्मा गांधी ने आंदोलन के लिए जनता से दान की अपील की। 15 वर्ष की सुंदरामबाल मंच पर आईं और अपने सोने के कंगन उन्होंने गांधी जी के सामने रख दिए। महात्मा गांधी ने इसके बजाय उन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने को कहा। सुंदरामबाल स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कई विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुई। 1941 में सत्याग्रह के दौरान उनके नवजात के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने के लिए वेल्लोर जेल भेज दिया गया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और गिरफ्तार की गईं। इस बार भी उन्हें वेल्लोर जेल भेजा गया। 1943 में सुंदरामबाल ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में तिरुप्पुर में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके 3 माह के लिए जेल भेज दिया गया। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने जिले में किसानों के कल्याण कार्य में सक्रिय रुचि ली और उनके लिए कई विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किए। आज ही स्वाधीनता सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षाविद के किलप्पन नायर की भी जयंती है। उन्हें केरल गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वे नायर सेवा सोसाइटी के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष थे। 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और पय्यानूर तट तक गए और नमक बनाया। उन्होंने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरोध में भी अथक लड़ाई लड़ी। नायर ने केरल के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो 1952 में संसद के लिए चुने गए। आज बस इतना ही। इसी के साथ आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है
अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। ये समर्पित है सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह जी को। आज पूरे देश में सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह जी की पुण्यतिथि पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाई जा रही है। गुरुद्वारों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया है। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी के घर हुआ था। 1670 में उनका परिवार पंजाब और 1672 में चक्क नानकी आ गया। इसे आजकल आनंदपुर साहिब कहा जाता है। यहीं पर इन्होंने फारसी और संस्कृत की शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल सीखा। 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने इस्लाम न स्वीकार करने के कारण उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी का दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से सिर कटवा दिया। इसके बाद 29 मार्च 1676 को गोबिंद सिंह जी को सिखों का 10वां गुरु घोषित किया गया। ये एक महान योद्धा, कवि, भक्त और आध्यात्मिक नेता थे। 1699 में बैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। पंथ खालसा साजण लगिया गुरु कलगियां वाला, तंबू चाननियां लगियां ते दीवान भर गया बाला। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जुल्म और पाप को खत्म करने और गरीबों की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े और सभी में विजय हासिल की। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया और उन्हें गुरु के रूप में सुशोभित किया। 27 दिसंबर 1704 को उनके दोनों छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चुनवा दिया गया। जब गुरुजी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने औरंगजेब को चेतावनी दी कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो गया है। 8 मई 1705 में मुक्तसर नामक स्थान पर मुगलों से भयानक युद्ध हुआ, जिसमें गुरुजी की जीत हुई। इसके बाद सरहद का नवाब वजीर खान घबरा गया और उसने धोखे से गुरुजी पर हमला करा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सारी दुनिया को जीवन का प्रकाश देने वाले गुरु गोबिंद सिंह जी 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा, वहीं मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत में श्रीनगर, लेह, जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से स्थापित पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड रोधी टीकाकरण में भारत जल्द ही 100 करोड़ के आंकड़े को पार करेगा। प्रधानमंत्री ने संवैधानिक पदों के प्रमुख के रूप में अपनी निरंतर यात्रा के 21वें वर्ष में प्रवेश करने पर देशवासियों का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर हिंसा की जांच के लिए 1 सदस्यीय आयोग का गठन किया। उच्चतम न्यायालय ने राज्य को कल तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा। देश में अब तक 92 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.95% हुई और नवरात्रि का पर्व आज से आरंभ हो गया है।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।